2017 के 2017 के न्यूमेरिकल्स हैं। इससे पहले वाले हमने क्या सॉल्व किए, 2016 के 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब हमारे पास 2017 के 2017 के 2 न्यूमेरिकल मौजूद हैं। इसमें से जो ये न्यूमेरिकल है इस पर आप देखें ज़रा, आपके पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन हो, एक्सेलरेशन हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन का है, डिक्लेरेशन बोले, इन सब का मतलब एक्सेलरेशन ही होता है। जब हमारा कोई एक्सेलरेशन हमारा आंसर माइनस में आता है तो उसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ये होता एक्सेलरेशन ही है, मतलब हमने जो फाइंड करना है वो एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, बस हमारा आंसर माइनस में आएगा तो उसको बोलेंगे ये रिटार्डेशन। अब देखें आपके पास, व्हेन अ कार फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस व्हेन अ कार इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ दिस। ये कार की वेलोसिटी दी है और शुरू वाली वेलोसिटी दी है, मतलब एक कार इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही, चल रही है कार, तो आपके पास क्या है, शुरू वाली वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या लिखी हुई है, 30 मीटर पर सेकंड। अब क्या है, स्लोस डाउन। स्लोस डाउन का मतलब क्या है, वो गाड़ी आहिस्ते आहिस्ते स्लो हो रही है और कहां तक उसकी वेलोसिटी पहुंच जाती है, 15 तक। मतलब पहली वाली वेलोसिटी को आपने इनिशियल वेलोसिटी कहा है, तो दूसरी वेलोसिटी को आप क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम vi से शो करते हैं और दूसरी उसके बाद वाली वेलोसिटी को हम vf से शो करते हैं। vf आपके पास कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। और यहां तक 30 से इसकी स्पीड कम होते होते 15 तक पहुंची। इस दौरान इसको टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगा। तो आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 5 सेकंड। अब आपके पास क्या है, डेटा लिखने के बाद, डेटा बनाने के बाद सबसे मेन काम जो आपके पास होता है वो आपके पास क्या होता है, फॉर्मूले का। अब इसमें क्या है, फॉर्मूला सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन, मतलब हरकत की पहली मसवात यहाँ पर लग रही है, उस पे उसके आपके पास बनाते वक्त एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास ये होता है, a = vf - vi डिवाइडेड बाय t। अब आपको क्या चाहिए, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। vf एंड vi तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, सारे डेटा में सारी वैल्यूज दी हुई है। तो vf की जगह आप क्या लिखेंगे, 15 और vi की जगह आप क्या लिखेंगे, 30 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है t, टाइम की जगह क्या लिखेंगे आप, 5। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 15 - 30 मतलब 30 - 15, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 15। साइन कौन सी लगाएंगे, बड़े नंबर की, और नीचे क्या लिखा हुआ है आपके पास, 5। आपने क्या करना है, 15 को 5 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस। ये माइनस किस चीज को शो कर रहा है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि क्या है, वो रिटार्डेशन है। मतलब कभी भी एक्सेलरेशन का आंसर हमारा नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, इट्स मीन कि उस एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, उसको हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो ये आपके पास -3 एक्सेलरेशन आ गया। अब सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ क्या है, आपके पास लिखा हुआ है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक फोर्स है जो एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है, मतलब उस बॉडी पर एक फोर्स लग रही है। वो बॉडी कितनी है, ऑफ मास 5 kg। उस बॉडी का मास कितना है, उस बॉडी का मास है आपके पास 5 kg। कितनी फोर्स लग रही है ये नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि फोर्स लग रही है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फोर्स लगने की वजह से प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, उसके अंदर क्या पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना पैदा हो रहा है आपके पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अगेन व्हाट एक्सेलरेशन विल बी द सेम फोर्स, मतलब फोर्स अगर वही हो, फोर्स जितनी उस वाली बॉडी में लग रही थी उतनी फोर्स हो अगर, लेकिन बॉडी का मास कितना है, 8 kg। मतलब मास अगर हम बढ़ाकर 8 kg कर दे, मतलब एक बॉडी आपके पास 5 kg की थी, उस पर एक फोर्स लग रही थी, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ये पैदा हो रहा था। अब वो कह रहे हैं कि उस बॉडी को अगर हम 8 kg कर दे, फोर्स उतनी ही लगाए, तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम मास को कम ज्यादा करते हैं, अगर फोर्स सेम लगे, मास को कम ज्यादा करते हैं तो एक्सेलरेशन भी कम ज्यादा पैदा होता है। तो एक्सेलरेशन का, क्योंकि आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ते हैं, तो एक्सेलरेशन और मास का जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, कि एक चीज अगर कम होती है दूसरी चीज बढ़ती है, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपके पास क्या है, अब फोर्सेस क्या है, सेम है। ये याद रखना कि फोर्स आपके पास सेम है। आप देखें जरा, आप इसको क्या करते हैं, आप m1 और a1 बोल देते हैं, इसको आप a2 और m2 बोल देते हैं। अब आपके पास फोर्स का फार्मूला क्या है, F = ma। ठीक है,
अगर हम पहली फोर्स की बात करेंगे तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे, 1 1 लगा देंगे। फोर्स के साथ 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि फोर्स दोनों के लिए सेम है। सेम का मतलब फोर्स को 1 2 चेंज नहीं करेंगे। जब किसी चीज के साथ हम 1 और 2 लगा देते हैं इसका मतलब वो चीज चेंज हो गई है, पहले कुछ और थी अब कुछ और हो गई। तो फोर्स तो सेम है। जब फोर्स सेम है तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास पहली बॉडी के लिए है, दूसरी बॉडी के लिए आप क्या करेंगे, फोर्स वही रहेगा, सेम रहेगा। और इसके साथ क्या लिख देंगे, M2 और A2, ये आपके पास सेकंड बॉडी के लिए है। फोर्स सेम है। अब आपको ये भी पता है कि जब दोनों किसी भी दो इक्वेशंस में दो साइडें इक्वल होती है, मतलब आपके पास दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड भी दोनों को क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, M1 A1 इज इक्वल टू M2 और A2। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और जो चीज फाइंड करनी होगी वो आप फाइंड करेंगे। M1 क्या चीज आपके पास 5, A1 क्या चीज आपके पास 10, M2 आपके पास क्या लिखा हुआ है 8 और A2 आपके पास क्या लिखा हुआ है, A2 आपने फाइंड करना है। ये क्या लिखा हुआ है 5 10 50, 8 वहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू A2। और आप क्या करेंगे, जब 50 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आप क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। ये आपके पास क्या होगा, फाइनल एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी दो बॉडीज दी जाएगी, अगर दो मास दिए हो, एक एक्सेलरेशन दिया हो, तो दूसरा एक्सेलरेशन आप इस तरीके से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि दोनों में लगने वाली फोर्स सेम होगी। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ ना सेम फोर्स, कि पहली बॉडी में भी फोर्स, तभी आप क्या लिखते हो, एक को F लिखोगे, दूसरे को भी आप लिखोगे। अगर पहले वाले की फोर्स चेंज होगी, दूसरे वाले की फोर्स चेंज होगी, फिर आप क्या करोगे, इसको इक्वल नहीं ले सकते हो। तो ये भी आपके पास क्या है, 2017 के दो क्वेश्चन हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमने 2017 के सॉल्व किए। इसके बाद आपके पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 2016 में भी 4 न्यूमेरिकल आए हैं और 2017 में भी 4 न्यूमेरिकल्स आए हैं आपके पेपर में। तो इन 4 न्यूमेरिकल्स में जो तीसरा न्यूमेरिकल है, इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, देखें। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आबार्ज। बार्ज का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा जहाज जो पानी के अंदर चलता हो, ठीक है ना, जिसको जहाज रानी भी बोलते हैं। आबार्ज 40 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है उस जहाज की, 40 मीटर, और उस जहाज की एंड 1 मीटर वाइड, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर है। उसकी जो विड्थ है वो कितनी है आपके पास, 8 मीटर। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, whose sides are vertical, दोनों के साइड्स क्या है, वर्टिकल है, मतलब उम्मूदन है सीधे। फ्लोट्स पार्शियली इन वाटर, पार्शियली का मतलब होता है आधा, मतलब वो जो जहाज है उसके जो साइड्स हैं वो आधे क्या हैं, पानी के अंदर डूबे हुए हैं, और आधे क्या है, ऊपर तैर रहे हैं। मतलब वो जो जहाज पानी के अंदर चलता है, आपको पता है कि उसके क्या होता है कि आधा वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है और आधा क्या होता है, ऊपर तैर रहा होता है। तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ 12500 न्यूटन, ये आपके पास क्या है, लोड है, लोड मतलब वजन है। ये इतना वजन अगर उस जहाज के ऊपर रखें हम, ठीक है ना, ये क्या है, ये विड्थ है, और ये क्या आपके पास, ये वेट है। कितना वेट है, 12500, ये वेट है। ये वेट अगर हम उस जहाज के ऊपर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जहाज मजीद नीचे डूब जाएगा ना। तो वो कह रहे हैं कि आप सवाल में पूछ रहे हैं कि हाउ मच विल इट सिंक, सिंक का मतलब होता है नीचे डूबना, तो मजीद कितना डूब जाएगा, मतलब उसकी कितनी हाइट होगी वो डूब जाएगी, मतलब उसकी आप क्या पूछ रहे हैं, कितनी ऊंचाई मजीद डूब जाएगी, वो जो जहाज होगा वो कितना ऊंचा मजीद क्या हो जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा वेट डालने से। तो आपके पास क्या है, जब कोई चीज लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर जब कोई चीज होती है तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, F इज इक्वल टू P V एंड G। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, P क्या है आपके पास, यहाँ पर P प्रेशर है, और V क्या चीज है, वॉल्यूम है, और ये G क्या चीज है, ये आपके पास ग्रेविटी है। अब इसमें क्या लिखा हुआ आपके पास, F जो है, फोर्स जो है, यहाँ पर जो आपके पास फोर्स है ना, वो आपके पास बराबर हो जाएगा वर्क के, वेट के, क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है, आप F इज इक्वल टू mg भी लिखते हैं, और W इज इक्वल टू mg होता है। इसका मतलब कई जगह पर जहाँ पर ग्रेविटी आ रही होती है वहां पर क्या होता है,
कि फोर्स और वेट दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस फोर्स की जगह आप क्या लिख लेंगे, वेट लिख लेंगे। W इज इक्वल टू P V और G। समझ में आ रही बात? इसके बाद आपके पास क्या है, ये आपके पास है वेट, ये आपके पास है प्रेशर, ये आपके पास है वॉल्यूम, ये आपके पास है ग्रेविटी। वेट कितना है आपके पास, वेट आपके पास आपको दिया हुआ है 125,000, ये आपके पास वेट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, प्रेशर। प्रेशर यहाँ पर गिवन नहीं है, समझ में आ रही बात? प्रेशर जो होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि पानी के ऊपर जो दबाव होगा ना वो क्या होगा, माहौलियाती दबाव होगा। पानी के ऊपर कोई चीज उसका अपना दबाव नहीं होता, माहौल का दबाव होता है, मतलब वहां पर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो फिक्स है, कांस्टेंट है, 1.05 एक्सपोनेंट 5। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। इसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटी। ग्रेविटी कितनी होती है, 10, ठीक है। आपने क्या करना है, 125,000 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1.05 एक्सपोनेंट 6 और साथ में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। इसके बाद क्या होगा, आपको वॉल्यूम अगर चाहिए, हमें हाइट चाहिए, लेकिन हाइट निकालने के लिए पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड करवाना होगा। तो 125,000 को डिवाइड करवाओगे 1.05 एक्सपोनेंट 6 से, तो आपके पास ये किसका आ जाएगा, वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास इसको डिवाइड करवाने के बाद जब आपके पास वॉल्यूम का आंसर निकालेंगे तो वॉल्यूम का आंसर आपके पास क्या आएगा, आप इजीली कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं। 125,000 डिवाइड बाय 1.05 एक्सपोनेंट 6, तो आपके पास जो ये आंसर आएगा वॉल्यूम का, ये आपके पास आएगा 0.119 मीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीन चीजें मल्टीप्लाई होती है तो वॉल्यूम बनता है। अब वॉल्यूम तो हमने निकाल दिया 0.119, लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 40, विड्थ भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 और हाइट आपने क्या करना है, फाइंड करना है, मालूम करना है। 0.119 इज इक्वल टू 40 को आपने क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। जब 40 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 320, आगे क्या आ जाएगा, h। अब आपको तो हाइट निकालना है, तो ये जो 320 है वहां पर मल्टीप्लाई और इस तरफ आएगा तो 0.119 से डिवाइड करवाएंगे 320 को, और डिवाइड करवाने के बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, हाइट का आंसर आएगा। 0.119 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 320 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 3.7 एक्सपोनेंट -4। आगे आप लगा देंगे मीटर, मतलब ये वो हाइट है कि इतनी वो चीज क्या हो जाएगी, लोड पड़ने के बाद वो चीज क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस तरीके से आपने 100 फ़ारेनहाइट को, फ़ारेनहाइट कौन सी होती है, हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में काउंट होता है। जिस तरह हमें बुखार होता है, हम बोलते हैं 104, आपको जो है ना फीवर है, 104 बुखार है, तो उसके साथ फ़ारेनहाइट यूनिट लगती है उसके साथ। मतलब ये 100 का मतलब ये है कि यहाँ पर 400 किसी बॉडी का 100 डिग्री टेम्परेचर है। बहरहाल आपने क्या करना है, इस फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। जिस तरह माहौल में बोलते हैं ना कि आज 30 डिग्री गर्मी है, आज 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आपने क्या करना है, फ़ारेनहाइट वाले यूनिट को आपने इसमें चेंज करना है। जिस तरह मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, इसको सिर्फ चेंज करना है बस। चेंज करने का तरीका क्या होता है, चेंज करने का तरीका ये होता है 9/5, साथ में लिखते हैं f, साथ में लिखते हैं c इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास होता है 30f - 32। ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है इसका। अब आप क्या करेंगे, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1.8। c आपने फाइंड करना है, f कितना है आपके पास 100 - 32 को लिखा सेम,
ये हो गया 1.8 C इज इक्वल टू, ये 100 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 68, और C को लेकर सेम 1.8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको जब 1.8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 68 डिवाइड बाय 1.8, ये आपके पास आ जाएगा 37.7 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जब किसी को 100 डिग्री बुखार होता है, इसका मतलब माहौल के टेम्परेचर के मुताबिक उस वक्त टेम्परेचर कितना चल रहा होता है 37 चल रहा होता है। और हमारी बॉडी का जो ये आपके पास एमसीक्यूज में आता है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 है, ठीक है, और जो हमारे पास फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो वो 98.6 है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 से ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो इट्स मीन कि हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन नहीं है, या हमें ठंडे वाला बुखार है या हमें क्या है गर्म वाला बुखार है। यह हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है जो आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है।